Friend, this is Abhishek Kumar, and today we are going to start class 12th physical chemistry topic solution and colligative properties. Okay, in this topic, this is the first chapter of physical chemistry in class 12th. This is very simple topic, इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, ये उनके लिए भी है जो लोग सोचते हैं कि फर्स्ट ईयर मेरा बहुत बेकार गया है, हमने वन कुछ पढ़ाई नहीं करी है, जो ईगो है वो ईगो है कि सर जी हमने फर्स्ट ईयर तो पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल, बताओ कैसे करें. तो दिस इज़ माय प्रॉमिस कि आपको कहीं पे भी ये फील नहीं आएगा कि फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ा, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे. बाई चांस कुछ टर्मिनोलॉजी या कुछ चीज़ें फर्स्ट ईयर की ज़रूरत पड़ेंगी 11th क्लास का, तो हम रिवाइज़ करवाएंगे. ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिनका फर्स्ट ईयर नहीं हुआ है अच्छे से, 11th अच्छे से नहीं है, तो वो जेई या नीट का तैयारी नहीं कर सकते हैं. तो बस मन से, अगर इस बार मन से ठान लिया है कि हम पढ़ाई करेंगे और कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, तो हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपका सिर्फ 12th के ही बेसिक पे और जितना बताते जाएं उतना 11th का अगर पढ़ लीजिएगा ना, तब भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा. चलो बकवास ना करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें. क्या है? सॉल्यूशन एंड देयर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. तो इसमें पढ़ाई क्या करेंगे? सबसे पहला हम लोग जो पढ़ेंगे सॉल्यूशन का बेसिक. ठीक है, सॉल्यूशन का बेसिक मतलब इसको वही इंट्रो, क्या होता है सॉल्यूशन. ठीक है, डेफिनेशन सॉल्यूशन की, कैसे बनता है सॉल्यूशन, ये चीज़ें. ठीक है, एंड फिर सॉल्यूशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे 11th में, ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे मूल कॉन्सेप्ट में, कंसंट्रेशन टर्म्स. कंसंट्रेशन टर्म्स 11th का है, बट हम 11th में नहीं पढ़े जो लोग पढ़े हैं उनका रिवाइज हो जाएगा. जो लोग नहीं पढ़े हैं टेंशन ना लें, हम फिर से बेसिक से एकदम सारे कंसंट्रेशन टर्म्स आपको वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद क्वेश्चंस. पैनिक नहीं होना है, सारे क्वेश्चंस आपसे होंगे, बस इंतज़ार करना है. कंसंट्रेशन टर्म्स आपको याद होगा, जिसको याद नहीं वही बता दें. मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, परसेंटेज WYV, VYV, PPM, ETC. मतलब बहुत सारे हैं, सब हम बात करेंगे इनकी डिटेल में, डोंट वरी. ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स. सॉल्युबिलिटी, क्या राइटिंग आ रही है बे. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स. इसमें बेसिकली हम क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे गैसेस कैसे सॉल्युबल होती हैं, कैसे उनकी सॉल्युबिलिटी वेरी करती है लिक्विड्स में. बेसिकली इसमें जो मेनली हम लॉ पढ़ेंगे हेनरी लॉ. हेनरी लॉ ही हमारे सिलेबस में है, जो हेनरी ने ही बताया था गैसेस की सॉल्युबिलिटी के बारे में लिक्विड में. ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर. क्या पढ़ेंगे? वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर में हम लोग राउल्ट्स लॉ डिस्कस करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है, वोलाटाइल सॉल्यूशन, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन, राउल्ट्स लॉ, डाल्टन्स लॉ का कॉम्बिनेशन, बहुत सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको भी. उसके बाद जब हम लोग डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर के बाद वांट ऑफ फैक्टर. ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर. वांट ऑफ फैक्टर में डिस्कशन के बाद हम डिस्कस करेंगे आपका क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इसमें आपका RLBP. ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मे भी हम स्लो लग सकते हैं आपको, लेकिन स्लो नहीं, हम बहुत
आराम से पढ़ाएंगे। जब अगर आपको ज़्यादा स्लो लगे तो बता दीजिएगा, तो नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे हम उसमें अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। लेकिन हमें लगता है हम आराम से पढ़ेंगे, ताकि ये सारे बच्चों के लिए ये लेक्चर है जो बच्चे एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि हमारा केमिस्ट्री थोड़ा वीक है। ठीक है ना? हाँ, RLVP, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड लास्ट आता है इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, तो इतनी चीज़ें हम पूरी डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना आराम से, अपना जो स्टार्टिंग में नहीं जोश आता है कि एकदम नए पन्ने में लिखेंगे, एकदम बढ़िया नई कॉपी, तो निकाल लो और हम लोग स्टार्ट करते हैं हम पूरा अपना टॉपिक। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। A solution is defined as homogeneous mixture of two or more substance। तो जो आपका सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या होता है? जब कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में मिलाया जाता है और अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह से खो देता है, और जिसमें मिलाया जाता है उसकी आइडेंटिटी एक्वायर कर लेता है। जैसे आप जब चीनी मिलाते हो किसमें? पानी में, तो चीनी दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है, ऐसा लगता पानी ही है उसमें, है ना? तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन आपका क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है? द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ कंपोजिशन ऑफ विच मे बी वेरी बिटवीन सर्टेन लिमिट्स। अब देखो, इसमें मान लो चीनी आपने किसमें मिलाई? पानी में, या नमक मिलाया पानी में। ठीक है, अब एक ग्लास चीनी में कुछ लिमिटेड ही चीनी मिला सकते हो ना, उससे ज़्यादा नहीं मिला सकते हो। ठीक है, एक टाइम उससे ज़्यादा मिलाओगे तो वो सॉल्युबल होना बंद पड़ जाएगी, तो हमारा सोल्यूशन नहीं रह जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि एक लिमिट में ही सॉल्युबल होती है ये, तो कंपोजिशन जो है एक लिमिट में वेरी करता है। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन का डेफिनेशन। तो हम ये भी कह सकते हैं सोल्यूशन का कि ये सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन विच इंडिविजुअल कंपोनेंट्स विल लूज देयर आइडेंटिटी। और हाँ, इन दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दे कैन नॉट बी सेपरेट इन नॉर्मल प्रोसेस। ठीक है, कि ऐसे छन्ने से छाना निकल गए, नॉर्मल प्रोसेस से नहीं हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपको सोल्यूशन के बारे में आइडिया। ठीक है, अभी क्लियर हो गया सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन बेसिकली अगर सिंपल भाषा में देखे जाए, ए सोल्यूशन इज डिफाइंड एज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, द कंपोनेंट इन स्मॉल क्वांटिटी is called solute and the component in excess is called solvent। अब देखो, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर देन टू सब्सटेंस। ठीक है, जिनको हम लोग, अब देखो सॉल्यूशन में दो चीज़ें बताई गई हैं। कंपोनेंट जो सबसे स्मॉल क्वांटिटी में होता है उसे बोलते हैं हम लोग सॉल्यूट, और जो लार्ज क्वांटिटी में होता है उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट। तो बेसिकली सॉल्यूशन में हमें दो चीज़ें मिलती हैं। क्या मिलता है? सॉल्यूशन दो चीज़ों में से डिफाइन होता है, किससे? सॉल्वेंट से और सॉल्यूट से। अच्छा सर, हमें कैसे पता चलेगा कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? तो देखो, अभी अभी कह रहा है जो स्मॉल क्वांटिटी में होगा वो सॉल्यूट होगा, जो स्मॉल क्वांटिटी में होगा वो सॉल्यूट होगा, और जो लार्ज क्वांटिटी में होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा क्या भाई? सॉल्वेंट। अब मान लो कंपोनेंट हमारे एक से ज़्यादा है, दो से ज़्यादा है। लेट मान लो हमारे पास वाटर है प्लस सॉल्ट है प्लस शुगर है। ठीक है, प्लस क्या है? एक मिनट, प्लस हमारे पास शुगर है। ठीक है, अब
अब सर हमें कैसे पता चलेगा इसमें कौन सल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? 9th में पढ़े हो लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। अब देखो, पहले हम देखेंगे बेसिक, जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, तो हमको भी पता है कि हमारे इसमें इस सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होगा? वाटर। वाटर हमारा सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, तो ये एक्ट करेगा कैसे? एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, उसके बाद सर सॉल्वेंट हो गया, अब इसके बाद तो सॉल्यूट होता है, तो दोनों जो हमारे हैं दोनों हमारे सॉल्यूट की तरह एक्ट करेंगे। एक को तुम बोल सकते हो सॉल्यूट 1, एक को बोल सकते हो सॉल्यूट 2। ठीक है ना? अब थर्ड पॉइंट देखो, फिर बताते हैं आगे। ए सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 कंपोनेंट्स इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन एंड ऑफ 3 कंपोनेंट्स इज नोन एज टर्नरी सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हैं, 2 कंपोनेंट जैसे हमारा यही शुगर और वाटर का सॉल्यूशन, इसमें क्या है? शुगर है, वाटर है, तो ये हमारा बाइनरी सॉल्यूशन है। क्यों? इसमें 2 कंपोनेंट है। ठीक है, अब ये वाला सॉल्यूशन, इसमें कितने कंपोनेंट है? इसमें 3 कंपोनेंट है, तो ये कैसा हो जाएगा? हमारा टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो इस तरह हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा बाइनरी है कौन सा टर्नरी सॉल्यूशन है। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है सॉल्यूशन में भी गैसियस लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। तो ठीक है, सॉल्यूशन आपके लिक्विड्स भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं और गैसियस भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे कॉमन टाइप सॉल्यूशन का होता है वो होता है लिक्विड सॉल्यूशन। और इस चैप्टर में भी पूरा हमारा फोकस रहेगा, जो हमारा इस चैप्टर में सिलेबस में है वो हमारे लिक्विड सॉल्यूशन ही है। ठीक है, ये लिक्विड सॉल्यूशन में क्या क्या हो सकते हैं? हम लोग गैस इन लिक्विड्स, ठीक है, गैस इन लिक्विड्स, लिक्विड्स इन लिक्विड्स एंड सॉलिड इन लिक्विड्स। तो यही सॉल्यूशंस के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो कंसंट्रेट गैस इन लिक्विड्स हेनरी लॉ ने डिस्कस किया था। लिक्विड में हम लोग देखेंगे कि एक सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट में जब दूसरा एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिलाते हैं तो क्या होता है। और सॉलिड मतलब जैसे चीनी और पानी का सॉल्यूशन, तो इस तरह के सॉल्यूशन हम देखेंगे। ठीक है, जैसे हम लिक्विड सॉल्यूशन में जैसे मान लो आपका दिया गया है, ठीक है, मान लो 40% इथेनॉल, ठीक है, 40% इथेनॉल। अब देखो 40% इथेनॉल सॉल्यूशन है। अब क्या है ये मिक्सचर? ये मिक्सचर है वाटर का और इथेनॉल का। ये तो जानते, ये मिक्सचर तो कॉमन है भैया, सबको पता है। ठीक है, अब इसमें 40% है, मतलब अगर 40 ml, इसका मतलब अगर इसको ब्रेक करें तो 40 ml आपका इथेनॉल है प्लस 60 ml आपका वाटर। ये लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। ठीक है, अब इसमें कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा? देखो ऑब्वियस सही बात है, हमारा इथेनॉल जो है वो सॉल्यूट हुआ और ये क्या हुआ? सॉल्वेंट हुआ। तो ये था सॉल्यूशन का बेसिक। तो सॉल्यूशन आपका क्या है? ये सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। ये समझ गए होंगे, ये सेकेंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा और थर्ड पॉइंट भी समझ में आ गया। लास्ट पॉइंट जो हम लोग बताएंगे कि किस तरह के आपके सॉल्यूशन के टाइप होते हैं। तो ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कंसंट्रेशन होती क्या है। बेसिकली द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन मींस द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और पर यूनिट क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो, जो कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं वो हम लोग बेसिकली जो डिफाइन करते हैं वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या फिर पर यूनिट वॉल्यूम सॉल्वेंट, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफाइन करते हैं। इसी के रिस्पेक्ट में आपके अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स जैसे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, परसेंट W/W। ठीक है, इसमें आपका कोई अमाउंट सॉल्यूट का अमाउंट कुछ होगा
अपॉन सॉल्वेंट या सोल्यूशन का अमाउंट होगा कुछ, ठीक है, उनका यूनिट होगा। तो अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग है, वो अभी हम सेपरेट डिस्कस करेंगे, उसका टेंशन ना लो। लेकिन हाँ, कंसंट्रेशन क्या होता है इसको समझना बहुत जरूरी है। कंसंट्रेशन बेसिकली क्या होता है, अब कंसंट्रेशन सॉल्यूट किसी का भी कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हो। मान लो अगर यही होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, तब क्या करते, जैसे मान लो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, तो इसमें क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन पर यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब ज़्यादातर तो हम लोग सॉल्यूट का ही पूछते हैं, लेकिन अगर सॉल्वेंट का भी पूछ दे तो हम डेफिनेशन लिख देते हैं, लेकिन मिलेगा नहीं, बहुत रेयरली मिलेगा कि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन आपको बताना है, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने दे दिया कि परसेंटेज 40% WYW इथेनॉल है, ठीक है, मान लो इथेनॉल है आपका, तो इसमें क्या करोगे, 40% WYW इथेनॉल, तो सॉल्वेंट सॉल्यूट के ये तो मान लो इथेनॉल का कंसंट्रेशन है, तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कितना है, 60% WYW। तो वो तो ऐसे ही है, बेसिक से क्वेश्चन है, कोई भी इसमें टफ चीज़ें नहीं है, कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं है, हुआ नहीं है, ठीक है, आराम से पढ़ो, कोई ही भी दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बेसिकली हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग टर्म्स हैं जिनको हम लोग अलग अलग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, तो कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन से हैं वो डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन टर्म को दो पार्ट में, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में हम सारे वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स रख रहे हैं, ग्रुप बी में हम सारे मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स रख रहे हैं। अब आपको क्या पता है कि टेम्परेचर पे हमारा वॉल्यूम डिपेंड करता है, मास डिपेंड नहीं करता है, मतलब टेम्परेचर चेंज करने पे ये सारे जो ग्रुप ए के कंसंट्रेशन है, ये टर्म्स हैं, ये सारे चेंज होंगे, क्योंकि टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है ये सारे। तो कभी भी अगर पूछा जाए कि टेम्परेचर चेंज करने पे इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये चेंज होगा, ठीक है, और ये चेंज नहीं होगा। इसी तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ग्रुप ए में जो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो हमारे क्या है, पहला हम लोग परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, दो और पढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस नहीं बनते हमने इसीलिए नहीं इसमें दिया है। जैसे एक बनता है फॉर्मेलिटी और दूसरा होता है स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बेसिकली ये 4 2 6 ये हो गए, हम लोग ग्रुप ए में पढ़ते हैं। और ग्रुप बी में आपके परसेंटेज बाय मास, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड पार्ट्स पर मिलियन। तो आपने सारे सुने हुए हैं, सारे आपने 11th में जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई सुना तो हो गई एटलीस्ट, हाँ सर देखा हुआ लग रहा है, पढ़े थे, ध्यान दिया था, सर बोल रहे थे, तो वैसे ही कुछ है। लेकिन आप टेंशन ना लो, फिर से हम तुरंत डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप ए डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद ग्रुप बी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ग्रुप ए के सारे कंसंट्रेशन टर्म्स देखते हैं, फिर ग्रुप बी के। तो पहला जो आपका कंसंट्रेशन टर्म है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ठीक है। परसेंटेज बाय वॉल्यूम जैसे हो गया आपका, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, V बाई V से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब डिस्कस करेंगे क्या, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, परसेंटेज V बाई V से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बेसिकली ये कह रहा है इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर इसका हम लोग फॉर्मूला देखें तो परसेंटेज V बाई V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हो गया हमारा परसेंटेज V बाई V का फॉर्मूला। बात समझो। और हाँ, दोनों का यूनिट क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml है तो ये भी ml में है, और जो सॉल्यूट का वॉल्यूम है ये भी ml में है, समझे कि नहीं। तो इसका हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ
solute in ml present per 100 ml of solution। तो नीचे में सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, ऊपर सल्यूट का वॉल्यूम है, ठीक है। और अगर देखें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ सल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो गया आपका क्या, परसेंटेज V बाई V, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, फिर से समझ लेना, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ सल्यूट है ये ml में है, डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सल्यूट है, समझे। कोई दिया गया, मान लो 40% V बाई V इथेनॉल सॉल्यूशन, वही इथेनॉल ही हमें याद है तो वही बता दे रहे, मतलब ज़्यादा यूज होता है ना, ठीक है। मतलब इसमें 40 ml इथेनॉल है और 60 ml वाटर है, कितने में, 100 ml में। सॉल्यूशन कितना है, 100 ml सॉल्यूशन में, समझे भाई। तो ये था आपका परसेंटेज V बाई V का मतलब, ठीक है। तो चलो अच्छा एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, लिखो न्यूमेरिकल। हाउ मैनी ml ऑफ इथेनॉल, हाउ मैनी ml ऑफ इथेनॉल, how many ml of ethanol should be added in, how many ml of ethanol should be added in 250 ml of water to contain a solution containing, to obtain a solution containing 80% V by V of solvent। फिर से क्वेश्चन सुनिए, हाउ मैनी ml of ethanol should be added in 250 ml of water to obtain a solution containing 80% V by V of solvent। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 250 ml आपका वाटर है, सॉल्वेंट है, ठीक है, उसमें कितना ml आपका इथेनॉल ऐड करें, कितना ml इथेनॉल ऐड करें कि जो सॉल्यूशन है 80%, जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो 80% V बाई V ऑफ सॉल्वेंट हो जाए। मतलब उसमें 80% क्या रहे, सॉल्वेंट, मतलब वाटर। 80% अगर वाटर है तो एग्जैक्टली ये क्या पूछ रहा है, 20% V बाई V ऑफ सल्यूट, मतलब इथेनॉल। तो बेसिकली हमको क्या दिया गया है, परसेंटेज V बाई V दिया गया है, कितना, 20। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सल्यूट या फिर वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल। तो हमारा परसेंटेज V बाई V का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी हम बताए थे। तो परसेंटेज V बाई V फार्मूला था हमारा, परसेंटेज V बाई V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू
100, ठीक है। तो परसेंटेज वी वाई वी में पता है कितना है हमारा, परसेंटेज वी वाई वी हमारा है 20, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, अरे यही तो पता करना है, इसको वी मान लिया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वी प्लस वॉल्यूम ऑफ, नहीं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना है 250 ml इंटू 100। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, देखो इसको करेंगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा V प्लस 250 इक्वल टू, अरे सॉरी, तो आ जाएगा इक्वल टू 5V। तो यहाँ से जो V निकालेंगे वो आ जाएगा हमारा कितना, V आ जाएगा हमारा 62.5 क्या होगा ml। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, तो ये हमारा हो गया आंसर। देख रहे हो, क्वेश्चन में बेसिकली पूछ रहा था कि हमें देखो वॉल्यूम, अब ये देखो जो कंसंट्रेशन टर्म दिया गया था विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट दिया गया था, 80% वी वाई वी ऑफ सॉल्वेंट दिया गया था। अब इसमें पूछा, और सॉल्वेंट कितना दिया गया 250 ml, ठीक है। अब उसमें पूछ रहा था कितना इथेनॉल मिलाएं, कितना इथेनॉल मिलाएं कि जो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हो 80% वी वाई वी हो, और सॉल्वेंट दिया कितना गया 250 ml, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए 80% वी वाई वी ऑफ सॉल्वेंट है, तो अगर सल्यूट के रिस्पेक्ट में देखेंगे 20% वी वाई वी ऑफ सल्यूट हो गया, मतलब 80% वी वाई वी ऑफ वाटर है तो 20% वी वाई वी ऑफ क्या हो गया, इथेनॉल हो गया। तो हमें वी वाई परसेंटेज वी वाई वी कितना दिया गया 20 दिया गया, हमें पता कितना गया कि इथेनॉल का वॉल्यूम कितना मिलाया गया। तो परसेंटेज वी वाई वी का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिन दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए ml में होना चाहिए, इंटू 100। 20 वी सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसको सॉल्व किया और यहाँ से हमारा वी का वैल्यू आ गया, मतलब 62.5 ml। अगर हम 250 ml वाटर में इथेनॉल मिलाते हैं कितना 62.5 ml, तो हमारा जो कंसंट्रेशन होगा 20% वी वाई वी ऑफ इथेनॉल होगा, या फिर 80% वी वाई वी ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो ये तो हो गया हमारा परसेंटेज वी वाई वी। अब अगला टर्म आता है हमारा क्या, वेट बाई वॉल्यूम या परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, ठीक है। इसको आप देखो, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये किस में है, इन ग्राम। तो अगर इसको सही से बोले तो इट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। तो इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इनटू 100, ठीक है ना। तो ये हो गया फॉर्मूला किसका, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी का, ठीक है। अगेन यहाँ को समझो, इसको समझो, देखो फिर से क्या कह रहा है कि 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है या सॉल्यूट का वेट कितना है, और ये वेट क्या है, ग्राम में है। जैसे अगर समझो एग्जांपल के लिए, अगर दिया जाए कि एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 30% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ यूरिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि एक एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस मतलब, एक्वस जानते होगे ना, एक्वस मतलब पानी, वाटर, ठीक। एक एक्वस सॉल्यूशन है कंटेन्स 30% डब्ल्यू बाई वी ऑफ यूरिया। बात समझे कि नहीं समझे,
ये बता रहा है कि 30% उसमें यूरिया है और रिस्पेक्ट क्या है W/V के टर्म में कंसंट्रेशन दिया गया। तो इसका मतलब अगर हम लोग इसको डिकोड करें, ये डिकोड आएगा हमारे पास जो सोल्यूशन है वो क्या है 100 ml सोल्यूशन है टोटल, ठीक है, जिसमें आपके 100 ml सोल्यूशन में 30 ग्राम क्या है यूरिया। 30 ग्राम यूरिया है तो पानी कितना होगा सर 70 ग्राम। अरे नहीं बे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ सॉल्यूट का क्वांटिटी बताता है। सॉल्यूशन तो हमारा पूरा वॉल्यूम है, वॉल्यूम के है, वॉल्यूम और वेट में कभी कभी रिस्पेक्ट ऐसे थोड़ी डायरेक्ट बता सकते हैं, डेंसिटी रिलेट करता है ना। और हमारा अगर हमसे पूछा जाए, हाँ, अगर वेट ऑफ सॉल्यूट आपका वेट ऑफ, अगर चलो यहाँ पे यूरिया आपका 30 ग्राम है तो वेट ऑफ वाटर कितना होगा, वेट ऑफ वाटर होगा आपका देखो वेट ऑफ वाटर आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, उसके लिए हमें सोल्यूशन का डेंसिटी पता होना चाहिए। तो पहले तो हमें वेट ऑफ सोल्यूशन पता होना चाहिए। तो वेट ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, वेट ऑफ सोल्यूशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वेट ऑफ सोल्यूशन के लिए हमारे पास हमेशा क्या हो, सोल्यूशन का डेंसिटी हो। तो अगर वेट ऑफ सोल्यूशन पूछा जाए, ठीक है, तो आपको डेंसिटी जरूर दिया गया होगा। तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। अब इससे वेट ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूशन आ गया, मान लो आपका कुछ भी आ गया, ठीक है, लेट सपोज 1 हाँ इसका मान लो 1.2 अगर वो है डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, ये 100 ml है तो 120 ग्राम आ गया, ये आ गया सोल्यूशन। तो अगर पूछा जाए सोल्यूशन का वेट और सोल्यूट का वेट तो आपको दिया ही गया है, तो इससे हम लोग सॉल्वेंट का भी वेट निकाल लेंगे। फिर से समझो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आपका क्या होता है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होता है वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, मतलब कितना ग्राम सोल्यूट 100 ml सोल्यूशन में है, समझे। तो इसको हम डिफाइन, इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, परसेंटेज W/V इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। इससे समझते हैं, एन एक्वस सोल्यूशन कंटेन्स 30% W/V ऑफ यूरिया। एक एक्वस सोल्यूशन मतलब पानी का सोल्यूशन है जिसमें 30% W/V क्या है, यूरिया। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि 100 ml सोल्यूशन में हमारा 30 ग्राम क्या है, यूरिया है, बस इतना लाइन कह रहा है ये। तो उसमें यूरिया की अगर 100 ml सोल्यूशन में 30 ग्राम यूरिया है, सोल्यूशन 100 ml है, और सोल्यूशन का अगर हमें डेंसिटी पता है तो सोल्यूशन का भी हम वेट निकाल सकते हैं। और वेट सोल्यूशन का पता चल गया, सोल्यूट का पता चल गया, तो हम लोग सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। ये हो गया परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। हाँ, तो अगला टर्म हमारा क्या है, अगला टर्म है हमारा मोलैरिटी। क्या, मोलैरिटी काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। देखो इसमें क्या है, मोल्स के सोल्यूट 1 लीटर सोल्यूशन में कितने हैं या 1000 ml सोल्यूशन में कितने हैं। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, किसका है, सोल्यूशन का। या फिर मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, इसका सोल्यूशन का। अब वॉल्यूम ml में लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो बेसिकली ये बेसिक डेफिनेशन है जो बताती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन या 1000 ml ऑफ
सॉल्यूशन। अगर हमें ज़्यादातर हमें यहाँ पे जो दिया गया होता है सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में ही देता है, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री में छोटा यूनिट से डील करते हैं। अब ये थोड़ी है कि पानी का टंकी में थोड़ी एक्सपेरिमेंट होता है कि हाँ 1000 लीटर का टंकी में हमारा इतना मोलरिटी है, ठीक है। ज़्यादातर हमें ml में ही मिलता है, तो ml में मिलने के लिए हम 1000 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब ये यही हमारी बेसिक डेफिनेशन है। अब इससे हम और फार्मूले डराइव कर सकते हैं, जैसे मान लो मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मान लो सॉल्यूट हमारा A है, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर लीटर में है हमारा तो हम लोग इन लीटर और मल्टीप्लाई बाय 1000। तो हमें ज़्यादा याद नहीं करना, हमें खाली ये याद रखना है, बाकी सारी चीज़ें हमारी हो जाएंगी, ठीक है। हमें ये तो पता ही है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और ये आपका सॉल्यूशन का है मास, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। चलो मोलरिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, करेंगे तो लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 30 ग्राम ऑफ यूरिया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in sufficient water, 30 gram of urea is dissolved in sufficient water to produce 2 liter of solution, 2 liter of solution. Determine percentage W/V, एंड दूसरा पूछ रहा है मोलरिटी, ठीक है। इतनी चीजें पूछो। अच्छा मोलरिटी का यहाँ यूनिट बताओ जरा क्या होगा, देखो मोल पर लीटर, इसको हम कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोलर। कितना मोलर सोल्यूशन है, मोलर मतलब मोल पर लीटर, तो ये हो गई यूनिट। और हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 30 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन। और हमें पता क्या करना है, हमें ये पता करना है कि उसका परसेंटेज W/V कंसंट्रेशन कितना होगा और उसका मोलरिटी कितना होगा। देखो यूरिया का अगर फार्मूला देखा जाए, यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। तो इसका मोलर मास कितना होगा, मोलर मास होगा यूरिया का, मोलर मास इसका होगा 60, ठीक है। तो यूरिया का मोलर मास होता है 60, और हमें क्या पता करना है, हमें क्या दिया गया है, दिया गया है 30 ग्राम ऑफ यूरिया। हमें निकालना क्या है, पहले परसेंटेज W/V, पहला पार्ट। परसेंटेज W/V का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज W/V का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। तो कर लेते हैं। अब देखो यूरिया का कितना वेट दिया गया है, 30 ग्राम, 30। सॉल्यूशन का कितना, 2 लीटर, कितना दिया गया 2 लीटर। हमें कितना चाहिए ml में, मतलब 1000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये कितना आ गया, 0 से 0 कटा, ठीक है, 0 से एक और 0 कटा, तो आ गया हमारा कितना 3/2, बोले तो 1.5% क्या है W/V। तो ये आ गया हमारा पहले पार्ट का आंसर। अब दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है, दूसरे पार्ट में आपका पूछ रहा है क्या, मोलरिटी।
मोलैरिटी तो आपको पता ही है, मोलैरिटी आपका होता है नंबर ऑफ सल्यूट पर यूनिट पर लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट क्या होगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है 60, तो ये गई मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कितना है सॉल्यूशन दिया गया कितना 2 लीटर। बस कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा मोलैरिटी हमारा, मोलैरिटी आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, तो आ जाएगा 1/4, बोले तो 0.25 क्या 0.25 मोलर। ये आ गई हमारे दूसरे पार्ट का आंसर। समझ में आ गया मोलैरिटी कैसे निकालते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था, 30 ग्राम ऑफ यूरिया था, ठीक है, इसको 2 लीटर सोल्यूशन जो जिसको पानी में सफिशिएंट वाटर में डिजॉल्व किया गया 30 ग्राम यूरिया को, और 2 लीटर सोल्यूशन पूरा तैयार किया गया, जिसमें हमें पहले पार्ट में परसेंटेज W/V बताना था। परसेंटेज W/V क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो आप देखो वेट ऑफ सॉल्यूट आपको 30 ग्राम दिया गया यूरिया का, ओके यही सॉल्यूट है ना, पक्का झेल तो नहीं रहे हो, देखो झेलना नहीं, हम तो फिर समझा रहे हैं। 30 ग्राम यूरिया है, ठीक है, और सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया गया है 2 लीटर, हमें चाहिए किसमें ml में, इसीलिए 1000 से मल्टीप्लाई कराया इंटू 100, तो 1.5 परसेंटेज W/V आपका आंसर आ गया। ओके, सेकेंड में पूछ रहा था मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है आपका, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो ये आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, आधा मोल 1/2 मोल। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट ऑफ गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास कितना 30 और मॉलिक्यूलर मास कितना यूरिया का 60 अपॉन पर लीटर, अपॉन में क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो 2 लीटर है, सीधे आगे। आसान क्वेश्चन था, बेसिक है, अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, पहले आप समझते चलो, समझना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया हमारा क्या मोलैरिटी, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आ जाता है अगला टॉपिक हमारा क्या, नॉर्मलिटी, ठीक है। नॉर्मलिटी में क्या है, नॉर्मलिटी बताता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका भी डेफिनेशन हमें मोलैरिटी जैसा ही लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, कैपिटल N से, तो अगर हम इसका डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला देखें, नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन अगेन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर लीटर अगर ml में दिया गया तो 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, बिल्कुल मोलैरिटी सी जैसे ही डेफिनेशन है इसका भी, ठीक है। अब बात आ जाती है कि ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट समझने के लिए आपने एक टर्म सुना होगा इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट, इसे भी रिप्रेजेंट करते हैं इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट आपने देखा होगा, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट, ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि ये पूरा अलग ही टॉपिक है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का एन फैक्टर पता है तो आप उसका इक्विवेलेंट वेट पता कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो इक्विवेलेंट वेट डिपेंड करता है एन फैक्टर पे। एन फैक्टर डिपेंड करता है कि आपका जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें सब्सटेंस का नेचर कैसा है। जैसे मान लो ये आपका एन फैक्टर हमें पता करना है, ठीक है, एन फैक्टर। तो एन फैक्टर आपका अगर रिडॉक्स चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफ़र हो रहा है या कितना लॉस या गेन कर रहा है, ठीक है, कितना 1 मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड।
या फिर वैलेंसी कितनी है, ठीक है। बाकी अगर आपका कंपाउंड कैटायन एनायन है, ठीक है, तो उन पे चार्ज कितना है, मतलब ऐसे हम देख के ही बता सकते हैं। ये जनरल है, बहुत डिटेल में रिडॉक्स रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा, उसमें कितना चेंज वगैरह होता है। जो भी दिक्कत आई क्वेश्चन हो जाएगा, टेंशन मत लो, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अगर एसिड बेस है तो कितनी एसिडिटी है या फिर कितना बेसिसिटी है, आयनिक कंपाउंड हो गया तो चार्ज कितना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एन फैक्टर पता करते हैं। तो अगर बाकी क्वेश्चन में आएगा तो हम और डिस्कस कर लेंगे कैसे एन फैक्टर पता करते हैं। लेकिन अगर हमें एन फैक्टर पता है तो हमें इक्विवेलेंट वेट उसका पता हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। तो हमें तो ये चाहिए भैया जी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा आपका वेट ऑफ सल्यूट। जैसे नंबर ऑफ मोल्स पता करते थे वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और इसमें पता करते हैं अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस पूछा जाए तो वेट ऑफ सल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्या पता करते हैं, नंबर ऑफ, अगर ग्राम इक्विवेलेंट पता किया जाए तो वेट ऑफ सल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो अगर हम फिर से नॉर्मेलिटी का, यहाँ से नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन देखें या फार्मूला देखें तो इसको लग देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका ग्राम इक्विवेलेंट जगह वेट ऑफ सल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो ये हो जाएगा आपका वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सल्यूट अपॉन एन फैक्टर, वेट ऑफ सल्यूट वेट ऑफ सल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो एक ये डेफिनेशन हो गई नॉर्मलिटी की। राइटिंग गंदा है, समझ में तो आ ही रहा होगा यार, बोल तो रहे हैं मुँह से ना, हो जाएगा धीरे धीरे सही, सुधारने का कोशिश कर रहा हूँ, रोज़ इमला लिखता हूँ मैं, तो आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ बात करते हैं कि ये हमारा नॉर्मलिटी क्या है, वेट ऑफ सल्यूट। देखो बेसिक डेफिनेशन जो नॉर्मलिटी का होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे मोलैरिटी का होता था, मोलैरिटी का आपका होता था क्या, नंबर ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमें क्या होता है ये पता करना, उसके पहले हमें पता चलना चाहिए कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट ऑफ सल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। जैसे नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल सकते हो, रिलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट। ऐसे अगर यहाँ पे हम सल्यूट का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इसको हमने फर्दर पुट कर दिया किसमें, यहाँ पे अगर पुट किया तो हमारा नॉर्मलिटी का फर्दर फार्मूला आ जाएगा वेट ऑफ सल्यूट, ठीक है, अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगेन इक्विवेलेंट वेट आपका क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट आपका होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या रखोगे आप, इक्विवेलेंट वेट की जगह आप ये रखोगे, इक्विवेलेंट वेट की जगह ये रखोगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा नॉर्मलिटी का फर्दर डेफिनेशन फार्मूला हो जाएगा एन फैक्टर, एक मिनट लाइटी कहाँ है, हाँ, ये हो जाएगा आपका
n फैक्टर ठीक है, अगर इसको रखेंगे n फैक्टर इंटू आ जाएगा गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अरे यार दिखने लगा, तो ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका, n फैक्टर इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट molecular weight of solute into वॉल्यूम इन लीटर। तो ये भी फॉर्मूला आ गया। देखो अगर हमें चीज़ें पता है तो हमें कुछ रटना नहीं है। तो अगर हम नॉर्मलिटी का बात करें, नॉर्मलिटी का बेसिक डेफिनेशन ये है, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट ये होता है। तो अगर फाइनल अगर हम देखा जाए तो ये, तो हमारे कितने फार्मूले हो गए नॉर्मलिटी के, 1 2, नहीं ये तो नहीं है नॉर्मलिटी का, 2 और 3। याद एक को नहीं करना, ठीक है, बस ध्यान में रखना है, इससे सारे फार्मूले आ जाते हैं, इतना टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो अगर हम फर्दर अगर डिस्कस करें, नॉर्मलिटी हो गया, हाँ, तो नॉर्मलिटी ये है, ठीक है। ये देखो नॉर्मलिटी आया आपका, जरा ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट यार क्या हो जाता, हाँ ये आया, ठीक। अब देखो क्या आया नॉर्मलिटी आपका, यहाँ से अगर हम देखें तो नॉर्मलिटी हमारा आ रहा है, चल क्यों नहीं रहा है, हाँ नॉर्मलिटी हमारा आ रहा है n फैक्टर, ठीक है, ध्यान से देखें, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर वेट, ये वाला पार्ट है वो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक, अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो भाई जी जरा देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है, ये हमारा है मोलैरिटी, ठीक है। तो अगर हम देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। ये रिश्तेदारी आ गई है किसमें, नॉर्मलिटी और मोलैरिटी में। तो अगर किसी का n फैक्टर 1 है तो नॉर्मलिटी हमारी मोलैरिटी के बराबर होगी। समझ में आए कि नहीं? हाँ, अब आ जाते हैं, अरे यार साला मच्छर, हाँ ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, चल थोड़ा और देख लेते हैं। नॉर्मलिटी शायद क्लियर हो गया होगा, देखो फिर से देखते हैं। नॉर्मलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मलिटी क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बात आती है ग्राम इक्विवेलेंट पे। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है आपका वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट अगर हम लोग यहाँ रखेंगे तो हमारा नया नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है आपका,
इक्विवेलेंट वेट होता है आपका, अच्छा हाँ, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर। एंड इक्विवेलेंट वेट का अगर हम लोग, हाँ, इक्विवेलेंट वेट का अगर हम लोग फार्मूला रखेंगे तो हमारा नया डेफिनेशन आ जाएगा हमारा क्या, एन फैक्टर वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, तो एन फैक्टर इनटू नंबर मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, अब ये क्या होता है हमारा, अभी अभी जस्ट पहले पढ़े थे, ये होता है मोलरिटी, तो यहाँ से आ गया नॉर्मलिटी इक्वल टू हो गया एन फैक्टर इनटू मोलरिटी। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि मोलरिटी और नॉर्मलिटी दोनों मतलब दोनों बराबर होंगी जब हमारा एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। तो ये भी आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर बोला जाए, हमको दे दिया जाए कि हमारा जो हाँ, अगर 1 नॉर्मल आपको बोल दिया जाए कि हमारा जो सोल्यूशन है वो 1 नॉर्मल सोल्यूशन है, तो इसका मतलब 1n मतलब नॉर्मल सोल्यूशन, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल सोल्यूशन। ठीक है, या इसकी नॉर्मलिटी कितनी है, इसकी नॉर्मलिटी आपकी 1 है। अच्छा, इसका यूनिट बताओगे, यूनिट क्या होगा, इक्विवेलेंट, देखो उसका था मोल पर लीटर, और इसका क्या होगा, इसका होगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर यूनिट। ठीक है, ऐसे अगर दे दिया जाए कि इसकी n/2 आपका सोल्यूशन है या फिर 0.5 n सोल्यूशन, इसका मतलब जो हमारा सोल्यूशन है कैसा है, सेमी नॉर्मल। क्या है, सेमी नॉर्मल। या बोला, ठीक है, अगर बोला जाए हमारा सोल्यूशन नॉर्मलिटी 0.1 n है, या फिर सॉरी 0.1 n है, तो 0.1 तो लिखो सही से, हाँ। तो अगर हमारा बोला जाए सोल्यूशन हमारा कितना है 0.1 n, या फिर बोला जाए यार घटिया हो जाता कभी, हाँ, अगर बोला जाए कि n/10, तो n/10 मतलब हमारा जो सोल्यूशन है कैसा है, डेसी नॉर्मल सोल्यूशन है। ऐसे अगर बोल दे कि सोल्यूशन हमारा मान लो कितना 0.01 n, मतलब तो n/100, तो इसको बोलेंगे सेंटी नॉर्मल। क्या बोलेंगे, सेंटी नॉर्मल। 0.001 n है, तो इसका मतलब n/1000, इसका मतलब क्या हो गया, मिली नॉर्मल। क्या, मिली नॉर्मल। मतलब ये ऐसे कभी टर्मिनोलॉजी आ जाती है तो कभी दिक्कत ना हो, इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका नॉर्मलिटी के बारे में चीज़ें। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बताया था आपको एक टर्म और आता है हमारा कंसंट्रेशन, इसी में ही ग्रुप ए में ही क्या आता है आपका, फॉर्मेलिटी। ठीक है, फॉर्मेलिटी कुछ नहीं है, एक ये भी कंसंट्रेशन टर्म है। ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ फार्मूला मास इन ग्राम प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो इट इज द नंबर ऑफ फार्मूला मास इन ग्राम प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बेसिकली ये आयनिक सॉल्यूशंस के लिए होता है जिसमें आयनिक कंपाउंड मिले होते हैं, क्योंकि उनका हम लोग फार्मूला मास से ही डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा फार्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ
मास ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट होगा। जैसे नंबर ऑफ मोल्स होता है वैसे यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ फार्मूला मास, नंबर ऑफ solute अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो ये भी एक नॉर्मलिटी का ही जैसा हो गया। अब इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है आपका नंबर ऑफ फार्मूला मास। अब देखो हमें ये नहीं पता है कि ये नंबर ऑफ फार्मूला मास क्या होता है। तो नंबर ऑफ फार्मूला मास आपका होता है नंबर ऑफ फार्मूला मास, मास ऑफ solute upon formula of mass of solute। और दोनों क्या होना चाहिए, ग्राम में, ये भी क्या होना चाहिए, ग्राम में। तो इस तरह आप, और फार्मूला मास क्या होता है, फार्मूला मास आपका होता है मॉलिक्यूलर मास जो ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व, इससे रिलेटेड नॉर्मल आता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स के लिए होती है। आयनिक कंपाउंड में एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास तो हमें पता नहीं होता, तो जो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास होता है उसको हम लोग एज ए फार्मूला मास ऑफ सल्यूट लेके चलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फार्मूला मास क्या हो गया, मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम। तो अगर ऊपर में दिखाए नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो ये भी एक मोलरिटी की तरह ही है कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें भी कोई मतलब वैसा कुछ चीज़ खास है नहीं। अगर हमें ये फार्मूला मास पता चल जाए तो बाकी भी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो इतना पता चल गया। तो अगर ये भी देखो, तो ये अगर हम देखा जाए तो मोलरिटी, नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी एक ही खानदान के चिराग हैं, ठीक है। तो आपका जो मोलरिटी हो गया और नॉर्मलिटी हो गया और फॉर्मेलिटी हो गया, ये एक ही खानदान के चिराग हैं, वॉल्यूम वाले के हैं, ठीक है। नॉर्मलिटी, मोलरिटी और फॉर्मेलिटी। तो आयनिक कंपाउंड्स के लिए हमारी फॉर्मेलिटी ज़्यादातर उसी में ही चेंज आता है, अदरवाइज नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी आपकी बराबर होती है। तो ये हो गई आपकी फॉर्मेलिटी के बारे में भी आपका कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। एक और टर्म होता है हमारा लास्ट में, ग्रुप ए में जो हमने बताया था, उसमें नहीं दिया था हमने लिस्ट में, लेकिन हमने बताया था क्या होता है, स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ को जनरली एस से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका मतलब होता है, इसका डेफिनेशन होता है, इट इज डिफाइंड as the amount of the solute, it is defined as the amount of solute in gram present in 1 liter of द सॉल्यूशन। तो एक नया टर्म आता है स्ट्रेंथ। इसका मतलब होता है ये नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, या वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना वेट सॉल्यूट का प्रेजेंट है। अगर इसको हम फार्मूला देखें तो मास ऑफ solute in gram present volume of solution in liter। ये हो गया हमारा फार्मूला किसका,
स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो ये हमारे ग्रुप ए में सारे कंसंट्रेशन टर्म हो गए। तो आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ा है हमने क्या, सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। फिर पढ़ा है हमने कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं, उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। ग्रुप ए जितने हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ग्रुप बी हमारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ग्रुप ए में सारे हमारे वॉल्यूम से रिलेटेड है। इसमें कौन कौन से हमने टर्म्स पढ़े, सबसे पहले हमने पढ़ा है परसेंटेज W/V, परसेंटेज V/V, ठीक है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ। इनका हमने मतलब भी समझा और डेफिनेशन भी समझी, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो ये हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स वो टर्म्स हैं जो वॉल्यूम से रिलेटेड है, और ये सारे टर्म हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। ये भी ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, क्योंकि टेम्परेचर पे हमारा वॉल्यूम डिपेंड करता है, और वॉल्यूम चेंज होगा तो ये सारे टर्म्स भी चेंज होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप बी वाले कंसंट्रेशन टर्म्स, और बाकी न्यूमेरिकल्स करेंगे, और काफ़ी और अच्छे अच्छे डेरिवेशंस वगैरह करेंगे, ठीक है।